नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस और आरओ का एग्जाम जो है वो नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो इसके संबंध में जो करंट अफेयर सीरीज है वो मैं चला रहा हूँ, घटना सार की सीरीज, ठीक। और लास्ट जब एग्जाम आ जाएगा तो उस समय आय दृष्टि आएगी, घटना चक्र की, आय दृष्टि करंट अफेयर की, वो भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। और इन्हीं दोनों बुक से आपके 25 से 28 सवाल डायरेक्टली मिल जाएंगे, इस बात का दावा रहता है, हर बार का रहता है, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 12 है और बहुत ही एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको समझा के अच्छे से चीज़ें कवर करा रहा हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट है वो कवर करा रहा हूँ, पूरी बुक नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों में। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो आज हम लोगों का जो पहले घटनाक्रम है, जो प्रमुख घटनाक्रम है जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे, वो क्या है देखते हैं। तो आज हम लोगों का पहला जो घटनाक्रम है वो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023। तो पिछले 2 दिन से 2 वीडियोस से सूचकांक वाले पार्ट ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सूचकांक इंपॉर्टेंट भी है। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट आई है 2023 वाली, तो इसमें देखेंगे तो ब्रिटिश समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट के शोध निकाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ने 16 फरवरी 2024 को दुनिया में लोकतंत्र पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जारी की है। तो ये किसने जारी की है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार 2006 में जब ये रिपोर्ट जारी की जा रही थी, सॉरी 2006 से जब ये रिपोर्ट जारी की जा रही है, मतलब ये रिपोर्ट पहले की नहीं है ज़्यादा, ये 2006 से शुरुआत हुई है इसकी। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर है। वैश्विक सूचकांक स्कोर गिरकर 5.23 हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया की सिर्फ 8% आबादी ही ऐसे देशों में रहती है जहां पूर्ण लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र के विषय में भारत के बारे में आप जानते ही हो, जहां पूर्ण लोकतंत्र है, जबकि 40% आबादी तानाशाही शासक वाले देश में रह रही है। रिपोर्ट में देशों को पूर्ण लोकतंत्र स्कोर 8 से अधिक, खामियों वाला लोकतंत्र स्कोर 6 से अधिक, तानाशाही 2 से अधिक और हाइब्रिड 4 से अधिक, न लोकतंत्र न तानाशाही की श्रेणी में बांटा गया है। कुल मिला के ये 4 श्रेणियां हैं। जहां एक पूर्ण लोकतंत्र है तो उसको 8 से ज़्यादा स्कोर दिया गया है। और उसके बाद है थोड़ा बहुत खामियों वाला लोकतंत्र है, जहां 6 से अधिक स्कोर है, मतलब 6 से 8 के बीच में है। और उसके बाद तानाशाही 2 से अधिक है, और हाइब्रिड वाले जहां ना तो तानाशाही है ज़्यादा और ना तो लोकतंत्र है ज़्यादा, उनको 4 से अधिक। ये 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। दुनिया के 167 देश इस सूचकांक में शामिल है। और भारत पिछले वर्ष की तुलना में 4 अंकों के सुधार के साथ 41वें नंबर पर है। वर्ष 2022 में 46वें स्थान पर था, ठीक है। ये स्थान है, अंक नहीं है। तो कुल मिला के भारत की स्थिति क्या है कि 41वें नंबर पर वर्तमान में है। 2022 में क्या है कि 46वें नंबर पर था। तो कुल मिला के तानाशाही यहाँ पर ठीक ठाक लेवल में है इस रिपोर्ट के अनुसार। फिर है सूचकांक में शीर्ष स्थान वाले देशों में क्रमशः नॉर्वे है, और नॉर्वे सबसे खुशहाल देश भी है ना। फिर न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन का स्थान है। वहीं निम्न 3 स्थानों वाले देशों में उत्तर कोरिया में आपने देखा ही होगा टीवी में, है ना। म्यांमार और अफगानिस्तान सबसे ज्यादा तानाशाह है। उसके बाद देखेंगे कि भारत को इस सूची में खामियों वाले लोकतंत्र की सूची में रखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि देखो लोकतंत्र सूचकांक में 4 श्रेणियां हैं, तो उसमें से कौन सी श्रेणी में भारत को रखा गया है। तो खामियों वाले लोकतंत्र की सूची में भारत को रखा गया है, जो आशाजनक आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है और वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव को दर्शाता है। भारत सूचकांक में 7.8 के स्कोर के साथ 41वें स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक की रैंकिंग में पिछले साल 2022 की तुलना में पाकिस्तान 11वें स्थान नीचे खिसककर 118वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान का स्कोर 3.25 है, मतलब जो कि पूरा का पूरा क्या है, तानाशाही। 2 से अधिक क्या है, तानाशाही है, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि चीन 2.12 के स्कोर के साथ 148 स्थान पर है, मतलब चीन में बहुत ज्यादा तानाशाही है और उसे तानाशाही में रखा गया है। तो याद रखना है कि चीन क्या है, पूरा का पूरा तानाशाही है, बहुत ही खराब स्कोर है उसका, 2.12 स्कोर है, ठीक है, जो कि खराब माना जाएगा। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में अगर आप देख लेंगे तो पूर्ण लोकतंत्र में कुल देश 24 है, पूरी तरीके से लोकतंत्र है। फिर है खामियों वाले लोकतंत्र में 50 देश हैं, हाइब्रिड लोकतंत्र में 34 है, और तानाशाही में 59 है। और खामियों वाले लोकतंत्र 50 में ही भारत शामिल है। कौन शामिल है भैया, भारत शामिल है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखें कि वर्ष 2023 में लोकतांत्रिक देशों की संख्या में 2
की वृद्धि हुई है। पराग्वे पापुआ न्यूगिनी को हाइब्रिड शासक के त्रुटिपूर्ण या खामियों वाले लोकतंत्र में अपग्रेड किया गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और मेनली क्या है कि ऊपर के 5 देश और भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, भारत का स्कोर क्या है, स्थान क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी की यूएई और कतर की यात्रा। तो प्रधानमंत्री मोदी की यूएई कतर की यात्रा हुई थी फरवरी के करीब, तो उसके में क्या दिक्कत है, उसमें क्या मामला है देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 फरवरी 2024 तक यूएई और कतर की सरकारी यात्रा पर रहे थे। तो याद रखना है कि फरवरी में वो गए थे। अपनी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम अहलान मोदी में हिस्सा लिया। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान अहलान मोदी में हिस्सा लिया, तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखना है यूएई। उसके बाद विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। फिर यूएई में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। मैंने आपको बताया था कि पहला हिंदू मंदिर बना है जनवरी के करीब, करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद है 14 फरवरी 2024 को आबू धाबी में अहलान मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन याद रख लेना के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 10 महत्वपूर्ण समझौते संपन्न हुए, जिसमें निवेश, विद्युत व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते पर एमओयू साइन हुए। यह समझौते में से एक भारतीय रुपे कार्ड और यूपीआई को स्वीकारने को लेकर है। घरेलू डेबिट व क्रेडिट कार्ड रुपे और यूएई का जैवान को जोड़ने के लिए समझौता हुआ। तो याद रखना है जैसे भारत में रुपे कार्ड चलता है, रुपे ऐप चलता है, ऑनलाइन पेमेंट का एक माध्यम है, उसी प्रकार से यूएई में जैवान चलता है, जैवान। ठीक है, इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते भी हुआ, जो इस दृष्टि में महत्वपूर्ण है कि इससे भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अरबों डॉलर के निवेश का रास्ता खुलेगा। तो मेन क्या है कि प्रधानमंत्री गए, एक कार्यक्रम में शामिल हुए, कार्यक्रम का नाम याद रखना है। उसके बाद रुपे और जैवान ऑनलाइन पेमेंट माध्यम पर भी समझौता हुआ। यूएई यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी को आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोचाशन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि अक्षरधाम मंदिर एक विश्व में बन रहा है, कहाँ पर, यूएई में। ठीक है, तो वो यही मंदिर है, अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। मोदी वैश्विक आरती में भी शामिल हुए। यह आरती विश्व में बोचाशन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के 1200 मंदिर में से एक साथ की गई। इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानना जरूरी है। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर दुबई आबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के समीप मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति ने दान दी थी। तो याद रखना है कि यूएई के राष्ट्रपति ने ही मंदिर के लिए जमीन दान दी और श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण जो संस्था है द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया। इस मंदिर के निर्माण पर 700 करोड़ के लगभग खर्चा आया है। मंदिर के निर्माण में 50,000 घन फीट सफेद इटालियन मार्बल, 1.80 लाख घन फीट गुलाबी बलुआ पत्थर लगा है। हालांकि याद करना नहीं है, केवल आपको याद रहना चाहिए कि किसने उद्घाटन किया, किसने बनाया, कहाँ बना है, किसने अनुदान दिया। ठीक है, और उसके बाद है कि इसको आप गूगल में सर्च जरूर करना है इस मंदिर को। ठीक है, काफी सुंदर मंदिर बना है, भगवान विष्णु को समर्पित है। उसके बाद कतर की यात्रा, यूएई की यात्रा हो गई, उसके बाद कतर की यात्रा। अपनी 2 दिवसीय यूएई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 फरवरी 2024 को 1 दिवसीय यात्रा पर कतर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ बातचीत की। वहां पर अल नाहन है, यहाँ पर अल थानी है, दोनों को अल अल करके याद कर लेना, अल नाहन और अल थानी। ठीक है, इनके बीच में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त को लेकर कुछ समझौते हुए। बस वहां पे क्या है इंपॉर्टेंट, मंदिर के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी जो है आप पढ़ सकते हो, बाकी
इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अगला देखें, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया का पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 प्रांत हैं, उन 6 प्रांतों में एक है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत की राजधानी है पर्थ। और पर्थ किस नदी के तट पर है? स्वान नदी के तट पर है। ये आपसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो पर्थ में क्या है? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 9-10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के साथ साथ एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ यूएस एशिया सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन तथा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए थे। तो सभी के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए थे, ये याद रख लेना है। और सम्मेलन के लिए मुख्यतः याद रखना है बस। और फिर 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन की जो विषय था, जो थीम थी, वो क्या थी? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। बस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक। जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही बताते हुए चल रहा हूँ, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है उस घटनाओं में। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। तो एक और इंडेक्स है, इस इंडेक्स के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 30 जनवरी 2024 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी की। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसने जारी की? बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। उसके बाद इस सूचकांक को विशेषज्ञों और व्यापारिक लोगों की धारणा के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों को ध्यान में रखकर 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग जारी की जाती है। CPI में भारत 8 स्थान नीचे खिसक कर 93 स्थान पर आ गया है। याद रखना है कि भ्रष्टाचार रिपोर्ट में, भ्रष्टाचार इंडेक्स में 93 स्थान पर आ गया है। 2022 में भारत का स्थान 85 था। समझ रहे हैं? मामला बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अभी 93 है और 2022 से 85वां था, इतना याद रख लेना है। और उसके बाद ये ग्राफ जरूर याद रखना है इसमें, क्योंकि ग्राफ से ज़्यादा समझ में आता है। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले शीर्ष देश कौन से हैं? जहाँ पर बहुत ही कम भ्रष्टाचार है। तो पहला नंबर पे है भैया डेनमार्क, दूसरे नंबर पे फिनलैंड, तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, चौथे नंबर पे नॉर्वे, पांचवें नंबर पे सिंगापुर। तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, ये 5 शुरुआत के याद रख लेने हैं। और उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों का और भारत का रैंक जरूर याद रखनी है। जैसे म्यांमार 162 नंबर पे है, बांग्लादेश 149, पाकिस्तान 135, श्रीलंका 115, चीन 76 और भूटान 26 और भारत का 93। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। भारत का क्या है? स्थान 93 है भ्रष्टाचार में। ठीक, तो ये आपको रैंक जरूर याद रखनी है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देशों में निचले स्थान पर उत्तर कोरिया है 172 नंबर पर, म्यांमार और अफगानिस्तान 162 नंबर पे है, और 180 देशों में सबसे अंतिम 180वां नंबर किसका है? तो सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार यहाँ होता है सोमालिया में। ठीक, सर्वाधिक भ्रष्टाचार देखो जैसे लिखा भी है, सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहाँ पर? 180 नंबर है सोमालिया का, 177 है वेनेजुएला, 170 सीरिया, दोनों 170 है, तीनों 170 है दक्षिण सूडान, तो और 176 यमन और 172 उत्तर कोरिया। तो सबसे भ्रष्टाचार सोमालिया है, भारत का 93 है। आसपास पड़ोसी देशों का याद रख लेना और पहले के 5 याद रख लेने हैं बस। इंडेक्स में इतना ही याद करना होता है, ज्यादा नहीं। उसके बाद देखें अगला इंपॉर्टेंट, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो देखिए जनवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रैफिक से मामला है, और जहां पर ट्रैफिक अधिक होता है जिस शहरों में जिसमें कम होता है उसकी रैंकिंग है। तो 2024 में 2023 के लिए यात्रा रुझानों का मूल्यांकन करते हुए इस इंडेक्स में दुनिया भर के
87 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण में शहरों में भीड़ भाड़, औसत यात्रा समय, भीड़ भाड़ के समय का प्रभाव, इन सभी को शामिल किया गया है। तो ओवरऑल इसमें ये जानना है हमें कि कहाँ पर अधिक ट्रैफिक है, कहाँ पर कम ट्रैफिक। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार लंदन अभी भी दुनिया का सबसे धीमा शहर बना हुआ है, पर यहाँ सामान्य 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए औसतन समय 37 मिनट 20 सेकंड है। तो समझिएगा 10 किलोमीटर की यात्रा का जो समय है वो 37 मिनट 20 सेकंड है। इस सूचकांक में लंदन के बाद क्रमशः डबलिन है, आयरलैंड का, टोरंटो है, कनाडा का, मिलान शहर है, इटली का, लीमा शहर है, पेरू का। तो पहले नंबर पे जो भीड़ भाड़ या ट्रैफिक इंडेक्स में पहले नंबर पे है जिसकी रफ्तार सबसे कम है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, लंदन सबसे धीमा शहर। उसके बाद डबलिन है, फिर टोरंटो है, फिर मिलान है, फिर लीमा है। उसके बाद देखूं सूचकांक के अनुसार दुनिया भर के 80 अन्य शहर हैं जहां 10 किलोमीटर की यात्रा पूरा करने में 20 मिनट से अधिक समय लगता है। टॉम की इस रैंकिंग में भारतीय शहर बेंगलोर, मुंबई, पुणे ने भी स्थान प्राप्त किया है। बेंगलोर वैश्विक स्तर पर भीड़ भाड़ वाले शहरों में 6ठे स्थान पर है, पुणे की रैंकिंग 7वीं है। और आपको पता भी है कि बेंगलोर क्या है, काफ़ी महंगा शहर है, काफ़ी मतलब सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है बेंगलोर को। सबसे अधिक भीड़ भाड़ है वहाँ पे, ठीक है। और आप बताओगे कि 10 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको कितना समय लगता है। अगर नॉर्मल रोड है, अपने गाँव वाली रोड है, 10 किलोमीटर यात्रा करने में मुझे लगता है फिर 15-20 मिनट लगेंगे अगर नॉर्मल चले तो बाइक से। खैर ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। टॉप 10 इसमें दिया गया है। तो पहले नंबर पे लंदन है जो सबसे धीमा शहर है। उसके बाद है आयरलैंड का डबलिन, इवलिन नहीं है, डबलिन लिखा हुआ है यहाँ पे, डा बना देना डबलिन, ठीक है ना। 29 मिनट लगभग आधे घंटे लगते हैं। फिर टोरंटो है, मिलान है, लीमा है, ठीक, इतना आपको याद रखना है। और भारत का 6वें नंबर पे है। अब भारत ऊपर के 5 तो याद रखोगे ही, भारत 6वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे भी भारत है, 6ठा 7वां इसकी बुकिंग है, भारत की बुकिंग है, बेंगलोर और पुणे, ठीक है। बेंगलोर में लगभग 28 मिनट 10 सेकंड लगते हैं और पुणे में लगभग 27 मिनट 50 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना। औसतन नहीं है 10 किलोमीटर की यात्रा का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर राजधानी की बात कर लें तो टॉम सिटी की रैंकिंग में नई दिल्ली 44वें नंबर पे है और मुंबई 54वें स्थान पर है। क्लियर, चलो आगे देखेंगे। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन। तो 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 19-20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? युगांडा की राजधानी कंपाला में। अब देखिए कभी कभी आपने देखा होगा एग्जाम में स्टैटिक वाले पोर्शन आ जाते हैं, किसी की राजधानी पूछ लेगा, कोई नया द्वीप दे देगा, ऐसा द्वीप जिसको हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं है ना, तो वो कहाँ से देता है? वो करंट से उठाता है। जैसे युगांडा भी आया करंट में, अब हो सकता है एग्जाम में युगांडा की राजधानी पूछ ले, या अब आर यूपी पीसीएस में डायरेक्टली राजधानी तो नहीं पूछेगा, लेकिन मिलान करने को दे दे, 4 देशों की राजधानी मिलान करो, उसमें युगांडा भी दे दे, ठीक है। कोई नया द्वीप है जहाँ पर कुछ परीक्षण हो रहा है या नया द्वीप का निर्माण हो रहा है, वो द्वीप पूछ लेगा, ठीक है। तो करंट में आपको थोड़ा बहुत ये भी देखते हुए चलना है। 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग और गहरा करना, ठीक है। तो ये क्या था? थीम थी या विषय था। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की ओर से कौन गया था? एस जयशंकर, जो कि है विदेश मंत्री, ठीक। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे काबो वर्डे ने WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया है। अब ये क्या चीज है देखते हैं। जनवरी 2024 में की गई एक घोषणा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। इस उपलब्धि के बाद काबो वर्डे वर्तमान मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है। तो कुल मिला के हाल ही में काबो वर्डे WHO द्वारा मलेरिया मुक्त बन गया है। काबो वर्डे कहाँ पे है? ये अफ्रीका का देश है। और अफ्रीका में ध्यान रखना है आपको, मॉरिशस, अल्जीरिया और काबो वर्डे, ये 3 हैं देश जो WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं, तीनों अफ्रीका के। उसके बाद एक काबो वर्डे का प्रमाणीकरण विश्व स्तर पर उन 43 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें WHO द्वारा मलेरिया मुक्त
के रूप में मान्यता दे दी है। तो बस इतना याद रखना है कि मलेरिया मुक्त हाल ही में कौन सा देश बना है, काबो वर्डे कहाँ का है, अफ्रीका का। बस किसने घोषित किया है? WHO। जाहिर सी बात है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ही तो घोषित करेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन। आपको पता है ब्रिक्स समूह में अब 10 देश हो गए हैं। तो देखते हैं ब्रिक्स में अभी बैठक हुई थी तो उसमें क्या क्या हुआ है कि 1 जनवरी 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसी दिन ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं, जिसके बाद ब्रिक्स समूह 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र है, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, ये रहा ब्रिक्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो गए हैं, 5 और शामिल हो गए हैं, तो हो गए हैं 10, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को रूस ब्रिक्स में शामिल हुआ है। सॉरी, मैंने शायद आधिकारिक बोल दिया। ब्रिक्स में रूस तो शामिल है ही, लेकिन 2024 की जो अध्यक्षता है वो ग्रहण की है रूस के राष्ट्रपति ने, ठीक है ना। ये ब्रिक्स में पहले से भैया रूस शामिल है, ठीक है, टेंशन मत लेना। और 10 देश हैं, जिसमें से नए शामिल कौन हुए हैं, तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2023 में समूह के जोहान्सबर्ग के 15वां शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना सहित 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से ब्लॉक में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि 29 दिसंबर 2023 को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। इनको शामिल करना था ब्रिक्स में अर्जेंटीना को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। रूस के कजाक में अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, ठीक है। तो रूस 2024 में अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स की, और उसका जो वाक्य है, ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, वो क्या है? समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। क्लियर है? बस इतनी चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जो करंट अफेयर शुरू किया था उसमें हम लोगों ने पहले वन लाइनर देखा था पूरा का पूरा, उसमें राष्ट्रीय भी था, अंतर्राष्ट्रीय था, खेल था, आर्थिकी था, सब कुछ। हम लोगों ने फिर थ्योरी शुरू की, थ्योरी समझिएगा, थ्योरी शुरू की। इस पे हम लोगों ने राष्ट्रीय पोर्शन पूरा अच्छे से देखा थ्योरी में, अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों ने देखा, और अंतर्राष्ट्रीय आज लास्ट वीडियो था, अंतर्राष्ट्रीय हो गया है समाप्त, पूरी तरीके से समाप्त। 6 महीने का अंतर्राष्ट्रीय थ्योरी हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब जो अगला वीडियो होगा वो थ्योरी में होगा आर्थिकी का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स भी अच्छा खासा पूछा जाता है करंट में, और इकोनॉमिक्स परंपरागत तो कम ही पूछने लगा है, अब करंट अफेयर ही पूरा इकोनॉमिक्स में जुड़ गया है, ठीक है। तो अगला वीडियो आर्थिकी का होगा थ्योरी में, आज से अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर समाप्त होता है। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।